हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट, कौन सा शिफ्ट फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एसएससी जीडी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? कौन सा? जागोई किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा, मणिपुरी। मणिपुरी का एक शास्त्रीय नृत्य की शैली है कौन सी? जागोई। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से इसके बारे में देखते हैं। मणिपुरी पूछे तो मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। क्या? मणिपुरी जो है यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, मणिपुर के दो प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से? एक है द जागोई, एक है द चोलेम। ये दो इंपॉर्टेंट से प्रमुख भाग हैं। तो इसमें से ये पूछा गया है अभी बार, अगली इस बार पूछा जा सकता है चोलेम के बारे में। आप लोग चोलेम भी याद रखिएगा। दो प्रमुख भाग हैं कौन कौन से? जागोई और चोलेम। अगला पॉइंट है, मणिपुर की तीन प्रमुख शैलियां भी हैं। कौन कौन सी? लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। ये तीन इंपॉर्टेंट से शैलियां हैं, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। जो छऊ है इसे हम लोग अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य, जो कि वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके बारे में देख लेते हैं पूरे डिटेल में। भरतनाट्यम पूछे शास्त्रीय नृत्य, जो कि सबसे पुराना है। पूछे कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंध है। किसका? भरतनाट्यम से। उड़ीसा का, उड़ीसी का पूछे तो उड़ीसा से संबंध है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। कुचिपुड़ी पूछे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक पूछे तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली पूछे तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? कथकली, मोहिनीअट्टम। और सबसे नया 2000 में जोड़ा गया है। सबसे नया है कौन सा? सत्रिया, जो कि कहाँ का है? असम का है। और सबसे पुराना पूछे तो तमिलनाडु भारतनाट्यम है, जो कि सबसे पुराना है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये इंपॉर्टेंट से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। जो जीवाश्म ईंधन है वो जब जलता है तो उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके को पहचान करें। इन ऑप्शन में से तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा है इसका? बी, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करना। जो जलने की प्रक्रिया है उसको वृद्धि करने से प्रदूषण कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाकर और आसपास की हवा में हानिकारक गैसों और राख के निकास को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तपन कुमार पटनायक कौन है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ये 2018 में जीते थे। किस नृत्य शैली में, यानी ये जो नृत्य शैली हैं इनमें किस नृत्य शैली में ये जीते हैं? तपन कुमार पटनायक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छऊ नृत्य शैली में इन्होंने जीता है। किस नृत्य शैली में? छऊ नृत्य शैली में। बात आई है छऊ की, इसके बारे में देखते हैं। छऊ नृत्य तीन शैलियों में बटा है। कौन से? छऊ नृत्य किन शैलियों में? तीन। पहला है मयूरभंग छऊ, जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और पुरुलिया छऊ पूछे तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सरायकेला छऊ पूछे तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। वैसे अगर पूछे छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है छऊ नृत्य।
बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा के और नृत्य देख लेते हैं, इसे छऊ आपको बता ही दिए हैं। धानु यात्रा पूछे कहाँ का, धानु यात्रा कहाँ का नृत्य है, तो ये उड़ीसा का है। रज पर पूछे तो ये भी उड़ीसा का है। कोणार्क महोत्सव पूछे तो ये भी उड़ीसा का है। कलिंग महोत्सव, रथ यात्रा और नुआखाई, ये इंपॉर्टेंट से महोत्सव हैं जो कि उड़ीसा के हैं। नृत्य और महोत्सव कहाँ के हैं, उड़ीसा राज्य के हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1958 में डोवन से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में पांच महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो कौन थे ये व्यक्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिहिर सेन। कौन थे, मिहिर सेन इनका नाम था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से मिहिर सेन 1958 में डोवन से कैलाश तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले एशियाई थे तथा उन्होंने चौथे सबसे तेज समय 14 घंटे 45 मिनट में ऐसा किया था। अगला पॉइंट है, वह एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने का गौरव अर्जित करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर डैश का चित्र अंकित है। यानी 2000 रुपये के नोट पर 2000 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो नया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मंगलयान। मंगलयान है 2000 रुपये के नोट के पृष्ठ पर अंकित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से अगर आपसे पूछे 2000 रुपये के नोट पर तो मंगलयान अंकित है। 500 रुपये के नोट पर अगर पूछे तो लाल किला अंकित है। 200 रुपये के नोट पर तो सांची का स्तूप अंकित है। 100 रुपये पर रानी की वाव अंकित है। 10 रुपये के नोट पर तो सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह अंकित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2022 में कोचीन में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इसमें आप लोग ये ध्यान देख सकते हैं कि किस प्रकार का करंट पूछा जाता है। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार का इसमें करंट पूछा जाता है, और हर सेट में 3 करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने उसको प्रमाणित किया था। कौन, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देशों की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी, तो कर्क रेखा। बात आई है कर्क रेखा की, इसके बारे में देखते हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर के कोण पर पाई जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूछे कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध किस मौर्य राजा के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सम्राट अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। इंपॉर्टेंट फैक्ट से कलिंग युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के शासक के बीच लड़ा गया था। जो कि वर्तमान में पूछे कलिंग कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है कलिंग। कलिंग युद्ध के दौरान राजा अनंत पद्मानाथ कलिंग के राजा थे। जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें राजा कौन थे, तो पद्मानाथन कलिंग के राजा थे, और महान सम्राट अशोक के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1881 में की गई थी भारत में संपूर्ण जनगणना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से WC प्लोडेने द्वारा 17 फरवरी 1881 में ब्रिटिश शासन के तहत पहली समकालीन जनगणना की गई थी। अगला पॉइंट है, एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना पूछे तो 1830 में दाक्का, जो कि अब ढाका में स्थित है, में हेनरी वाल्टन द्वारा संपन्न की गई थी। अगर पहली पूर्ण जनगणना पूछे तो 1830 में किसके द्वारा, तो हेनरी वाल्टन द्वारा की गई थी।
अगला पॉइंट है भारत में प्रथम जनगणना पूछे तो 1872 में हुई थी, किसके समय? मेयो के समय में हुई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन फिर आ गया। इससे ऊपर हमने इसके पहले एक करंट देखे थे, ये दूसरा करंट अफेयर्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर, ये करंट अफेयर है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 10 का बी। उस समय ऋषभ पंत थे, ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से 2023 के ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पूछे, ये पूछा जा सकता है, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो सलीमा टेटे हैं। महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर पूछे तो सचिन तेंदुलकर हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त। उस बार किसका पूछा गया था? उस बार पूछा गया था कहाँ का? उत्तराखंड राज्य सरकार का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत थे 2022 में। इस बार पूछा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के ब्रांड एम्बेसडर तो कौन है? संजय दत्त हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो इस ऑप्शन से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल का गठन करने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इनका चुनाव पूछे तो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र धन्यवाद ज्ञापन उत्सव कौन सा है? महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है, जहां बैलों को समर्पित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा महाराष्ट्र का एक जो बैलों को समर्पित किया जाता है, इसमें से कौन सा उत्सव है महाराष्ट्र से? तो इसका ऑप्शन नंबर 12 का भी सही हो जाएगा, पोला महोत्सव। पोला महोत्सव महाराष्ट्र का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से आइए इनके बारे में देखते हैं। ये इस महोत्सव में क्या किया जाता है? बैलों को सम्मानित किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से पोला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्यौहार है जिसे किसानों के द्वारा बैलों की पूजा करके मनाया जाता है। क्या किया जाता है? बैलों की पूजा किया जाता है इसमें। यह पिठोरी अमावस्या के दिन श्रावण के महीने में आमतौर पर अगस्त में पड़ता है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अन्य इंपॉर्टेंट से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के अन्य महोत्सव देख लेते हैं। काला घोड़ा महोत्सव पूछे, काला घोड़ा उत्सव पूछे कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा पूछे, महाराष्ट्र का नव वर्ष है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है गुड़ी पड़वा। और एलिफेंटा महोत्सव, ये तीन इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं महाराष्ट्र के, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 395 अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इनके बारे में देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। पूछे कब लागू था? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान के मूल पाठ यानी जब संविधान लागू हुआ था में 22 भाग 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल थे। जब उस समय संविधान लागू हुआ था उसमें 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान संविधान में 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में और 448 अनुच्छेद हैं। यानी वर्तमान जो संविधान है इस समय 25 भाग 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि था। ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट से 7वीं पंचवर्षीय योजना पूछा कार्यकाल तो 1985 से 1990 थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से चली थी, 1956 तक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार ऐसे चलती थी। फिर
तीसरी के बाद 3 साल का क्या बोलते हैं अवकाश चला था, इस प्रकार चल रही थी। मुख्य उद्देश्य 7वीं पंचवर्षीय योजना पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार में वृद्धि था। पूछे सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1985 में ही यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इंदिरा आवास योजना स्टार्ट की गई थी। जवाहर रोजगार योजना भी स्टार्ट की गई थी 1989 में, और 1989 में नेहरू रोजगार योजना भी स्टार्ट की गई थी। ये 3 इम्पॉर्टेंट योजनाएं 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं कौन, मास और मार्केसिया। मास और मार्केसिया किसके अंतर्गत, ब्रायोफाइटा की बात आई। ब्रायोफाइटा की इसके बारे में देखते हैं। ब्रायोफाइटा में मास, मार्केसिया, हॉर्नवार्ट्स और लीवरवार्ट्स शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट से ब्रायोफाइटा के जीव हैं, जैसे मास, मार्केसिया, हॉर्नवार्ट्स और लीवरवार्ट्स। ब्रायोफाइटा को वनस्पति का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि वे स्थलीय पौधे हैं, लेकिन अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए प्रजनन के समय इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर भी बोलते हैं ब्रायोफाइटा के। एग्जाम में कई बार पूछा गया है किस को हम लोग ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं, तो उभयचर, यानी किसको हम लोग उभयचर के नाम से जानते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इन्हें हम लोग गैर प्रतिदेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैर प्रतिदेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इनमें से जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ऑप्शन में, इनमें से किन मौलिक अधिकारों को हम लोग निलंबित नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान निलंबित हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को हम लोग निलंबित नहीं कर सकते। बात आई है आपातकाल, बात आई है मौलिक अधिकार की, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। यानी 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता है, बाकी सभी को निलंबित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से मूल अधिकार पूछे तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत हैं। मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 के अंतर्गत में है। भाग 3 को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी भाग 3 को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है। मूल अधिकार पूछे कहाँ से प्रेरित हैं, यहाँ होना चाहिए कहाँ से प्रेरित हैं, तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने मूल अधिकार को लिया है। लेकिन मूल कर्तव्य पूछे जो हम लोग सोवियत संघ रूस के द्वारा लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। कौन सी है, अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है कौन, अरेबिका कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से बात आई है कर्नाटक की, कर्नाटक में अकेले भारत का 71% कॉफ़ी उत्पादन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में ही होती है। कॉफ़ी अरेबिका और कॉफ़ी रोबस्टा कर्नाटक में उगाई जाने वाली 2 प्रसिद्ध किस्में हैं। कौन कौन सी, अभी आपको एग्जाम में पूछा गया है कॉफ़ी अरेबिका, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉफ़ी रोबस्टा कहाँ उगाई जाने वाली कॉफ़ी उत्पादन है। कॉफ़ी रोबस्टा कर्नाटक में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है, इसमें कौन सा डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, समर्थ योजना। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समस्त्र जो कि कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना के निरंतरता में अनुमोदित एक प्रमुख विकास योजना है।
कौन सी? समर्थ। समर्थ एक योजना थी जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। एकीकृत कौशल विकास योजना निरंतर और मुद्दे एक प्रमुख विकास शैली के लिए लाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो 2012 से 2007 जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान थी। ठीक। मुख्य उद्देश्य पूछे 12वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था इनका मुख्य उद्देश्य लास्ट 5 ईयर प्लान का। लास्ट क्वेश्चन है 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? 2017-18 में तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कर्नाटक ने जीती थी 2017-18 में। ये क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया था। इस बार क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को बता दें। तो इस बार आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाता है किस खेल से? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से विजय हजारे ट्रॉफी 2003 में सीमित ओवरों की क्रिकेट घरेलू प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। यानी विजय हजारे ट्रॉफी की अगर आपसे शुरुआत पूछे तो 2002-03 में इसे शुरू किया गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। 2023 वाला, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी में अपना घरेलू खिताब जीता है। यानी 2023 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उसमें सौराष्ट्र ने विजेता है और महाराष्ट्र इसमें उप विजेता है। सौराष्ट्र ने जीता है 2022-23 की विजय हजारे ट्रॉफी। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि 17-18 वाला पूछा गया था 2023 वाली एग्जाम में, तो इस बार पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये थे 20 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। कितना स्कोर रहा है 20 में वो भी आप लोग लिखना। जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो की फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।